ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सबका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग डीएनए ब्लॉक के तत्व का अगला लेक्चर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को पहले देखें, तब ये पार्ट 2 ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जहां पर उस लेक्चर में समाप्त किए थे उससे आगे की बातें करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखा रहा है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो माय डियर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आज का टॉपिक संक्रमण तत्व डी ब्लॉक की आवर्त सारणी में स्थिति। यानी आज हमें जानना है कि संक्रमण तत्व, जिसे कि सामान्य तौर पर डी ब्लॉक का तत्व भी बोला जाता है, उसकी आवर्त सारणी में पोजीशन कहां है, उसकी स्थिति क्या है, वो किस जगह पर है बच्चों, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व, आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व वर्ग 3 से वर्ग 12 तक पाए जाते हैं। और अगर आप इसके आवर्त की बात करते हैं कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व किस आवर्त में पाए जाते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, पूरे आवर्त सारणी में 4 दीर्घावर्त है, 4 ही दीर्घावर्त होते हैं। तो आपके चारों दीर्घ आवर्त में, चारों दीर्घावर्त, उन आवर्तों की संख्या क्या है? आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7। इन आवर्तों में डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में मुख्य रूप से अगर वर्ग में देखें तो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक पाए जाते हैं। और आवर्त में देखें तो जितने भी आवर्त सारणी के दीर्घ आवर्त हैं, जैसे आवर्त 4, आवर्त 5, आवर्त 6, आवर्त 7 में पाए जाते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के मध्य भाग का अधिकांश हिस्सा घेरे हुए हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में कहां है, तो आप ये भी बता सकते हैं बच्चों कि संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के मध्य भाग का अधिकांश हिस्सा घेरा हुआ है। यानी आपका संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के मध्य भाग में पाया जाता है। और कौन सा पोजीशन बता सकते हैं बच्चों? और आप बता सकते हैं कि संक्रमण तत्व एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व के बीच में पाए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है? तो संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति है वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक। और आवर्त में देखा जाए तो जितने भी दीर्घ आवर्त हैं, आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 6, आवर्त नंबर 7 में पाए जाते हैं। और संक्रमण तत्वों ने पूरे आवर्त सारणी के मध्य भाग का अधिकांश हिस्सा कैप्चर किए हुए है, उसको घेरे हुए है, यानी आवर्त सारणी के मध्य भाग में पाए जाते हैं। और तो और संक्रमण तत्वों के आवर्त सारणी में स्थिति यह है कि वो एस ब्लॉक के तत्वों और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में पाए जाते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि संक्रमण तत्व
या डी ब्लॉक के तत्व, ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं बच्चों, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो पाए जाते हैं, इसी कारण से इनको हम संक्रमण तत्व के नाम से बुलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि आप डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्यों पढ़ा ये नाम, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व कहां है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आखिर ऐसा क्यों है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक के तत्व होने की वजह से उसका नाम संक्रमण तत्व पड़ा, तो इसका भी रीजन है बच्चों। आइए देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, क्यों इसको उसके बीच में पाए जाने के कारण डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ये मान लीजिए आपका एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक, ये बीच में आपका डी ब्लॉक के तत्व हो गए, और इधर बच्चों आपके कौन से तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व, ये रहे पी ब्लॉक के तत्व। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक है, इसीलिए इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसका कारण यह है कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं बच्चों, वो उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं, उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं, जबकि पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो निम्न विद्युत धनात्मक होते हैं। इससे क्या पता चला कि जैसे ही आप एस ब्लॉक से चालू करते हैं और डी ब्लॉक जैसे ही पार करते हैं, तो आपका गुण चेंज हो गया है, आप उच्च विद्युत धनात्मक से कहां पहुंच जाते हैं, निम्न विद्युत धनात्मक। इस तरह से डी ब्लॉक के जो तत्व हैं बच्चों, वो डी ब्लॉक के तत्व उच्च विद्युत धनात्मक से निम्न विद्युत धनात्मक में जो गुणों का परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को दर्शाते हैं। याद रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व उच्च विद्युत धनात्मक से निम्न विद्युत धनात्मक के बीच जो गुणों का परिवर्तन है, कि उच्च विद्युत धनात्मक से हम कहां चले गए, डी ब्लॉक पार करते निम्न विद्युत धनात्मक में। तो ये जो गुणों का परिवर्तन है कि उच्च विद्युत धनात्मक से निम्न विद्युत धनात्मक की ओर हम चले जाते हैं डी ब्लॉक पार करने पर, तो ये डी ब्लॉक क्या कर रहा है, ये डी ब्लॉक इनके गुणों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, इनके गुणों में जो परिवर्तन है, उसको कौन दर्शा रहा है, डी ब्लॉक के तत्व। तो चूंकि डी ब्लॉक के तत्व उच्च विद्युत धनात्मक और निम्न विद्युत धनात्मक के बीच जो गुणों का परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए तो मैंने कहा था कि ये जो डी ब्लॉक का तत्व है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होने के कारण ही इसे हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व एस ब्लॉक की उच्च विद्युत धनात्मक और पी ब्लॉक के निम्न विद्युत धनात्मक गुणों के बीच का जो परिवर्तन है, उसको दर्शाने का, उसको दिखाने का काम करता है, इसलिए इसे हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, चूंकि डी ब्लॉक के तत्व
के तत्व एस ब्लॉक के उच्च विद्युत धनात्मक तथा पी ब्लॉक के निम्न विद्युत धनात्मक गुणों के परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसलिए पी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि चूंकि डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक के उच्च विद्युत धनात्मक और पी ब्लॉक के निम्न विद्युत धनात्मक गुणों के जो परिवर्तन है, इसको डी ब्लॉक के तत्व दर्शाते हैं, दिखाने का काम करते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये उच्च विद्युत धनात्मक से निम्न विद्युत धनात्मक के बीच गुणों के परिवर्तन को दर्शाने का या दिखाने का काम करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है आपको पता चल गया होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों? अभी तक हमने दो महत्वपूर्ण बातें सीखी कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्वों की स्थान कहाँ है, जगह कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है। तो स्थिति है वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 के बीच, वर्ग 12 तक जितने भी दीर्घावर्त हैं, दीर्घावर्त में आते हैं आवर्त 4, आवर्त 5, आवर्त 6, आवर्त 7 में आपके डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। और आपने क्या सीखा? और आपने सीखा कि डी ब्लॉक के तत्व पूरे आवर्त सारणी के मध्य हिस्से का अधिकांश भाग घेरे हुए हैं। ये उसकी स्थिति हो गई। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच डी ब्लॉक के तत्वों के होने के कारण ही उनका नाम संक्रमण तत्व पड़ा, क्योंकि वो एस ब्लॉक के उच्च विद्युत धनात्मक से पी ब्लॉक के निम्न विद्युत धनात्मक के बीच जो गुणों का अंतर है, परिवर्तन है, उसको दिखाने का कार्य करते हैं, उसको दर्शाते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं। ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग को एक चार्ट दिखा देता हूं, ध्यान दीजिए। इसको आप ऊपर कर दीजिए कि चार्ट आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए, तो अब आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूं पीरियोडिक टेबल का, ताकि आप स्थिति को प्रैक्टिकली देख सकें। देखिए, ये आपका स्थिति प्रैक्टिकली दिखेगा कि क्या जो बातें वहां कही गई वो बातें सही भी हैं या बातें गलत हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं ताकि आप लोग को साफ साफ दिखे। थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो माय डियर, ये देखिए, पूरा यकीन है कि आप लोग को दिख रहा होगा। थोड़ा सा छोटा करिए, यस, ठीक है, इतना पे दिख रहा होगा। और कर देते हैं थोड़ा, राइट। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या क्या बताया गया। जो जो बताया गया वो डाटा यहां मैच कीजिए। आपको सबसे पहले बताया गया कि डी ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से, तो ये वर्ग नंबर 3 है, ये वर्ग 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। यानी वर्ग 3 से लेकर 12 के बीच में पाए जाते हैं। आपको ये दिख रहा है डी ब्लॉक के तत्व? हाँ सर, दिख रहा है। ये डी ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से वर्ग 12 है। यस सर, हैं। दूसरी बात, आपको क्या बताया गया था डी ब्लॉक की स्थिति में कि जितने भी दीर्घावर्त हैं, दीर्घावर्त कौन कौन है याद रखिएगा, 4 ही दीर्घावर्त हैं। टोटल आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, जिसमें से 4 दीर्घावर्त हैं। आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 6, आवर्त नंबर 7, और चारों दीर्घावर्त में आपके डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए यहां से आवर्त गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। 4 नंबर में है, यस सर है। 5 नंबर में है, यस सर है। 6 नंबर आवर्त में है, यस सर है। 7 नंबर आवर्त में,
यस सर है। इसका मतलब इसकी स्थिति जो आपको बताई गई थी वो साफ साफ दिख रही है। और क्या बताया गया था कि डी ब्लॉक के तत्व जो पीरियोडिक टेबल है उसका बीच वाले भाग का यानी मध्य भाग का अधिकांश हिस्सा घेरे हुए, बिल्कुल दिख रहा है कि पीरियोडिक टेबल का मध्य भाग का अधिकांश हिस्सा डी ब्लॉक ने कब्जा करके रखा है। और आपको क्या बताया गया था कि डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, जिसका रीजन आपको बता दिया गया है। ओके, तो ये आपने देखा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, इसको अभी रखिए, काम देगा। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और देखते हैं कि आगे स्थिति में और क्या हम लोग जान सकते हैं। तो हम लोग एक दो चीजें और जान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जान सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व जिसको कि अब तुमने भाई प्रैक्टिकली रीजन सहित जान लिया कि संक्रमण तत्व के नाम से क्यों जाना जाता है, या संक्रमण तत्व बोलो, इनकी जो आवर्त स्थिति है आवर्त में, तो ये कहां से, कौन से आवर्त से चालू करते हैं? आवर्त नंबर 4। आवर्त संख्या 4 से शुरू करते हैं। तो आवर्त संख्या 4 में है, आवर्त संख्या 5 में है, आवर्त संख्या 6 में है और आवर्त संख्या 7 में है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं बच्चों कि आवर्त संख्या 4 में पाए जाने वाले डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व की श्रेणी का नाम 4D नहीं है। आवर्त संख्या 4 में है तो उसका नाम 4D होना चाहिए था। आवर्त संख्या 5 में है तो उसका नाम 5D होना चाहिए था। आवर्त संख्या 6 में है तो उसका नाम 6D होना चाहिए था। आवर्त संख्या 7 में है तो उसका नाम 7D होना चाहिए था। नो डाउट, होना ही चाहिए था, होना ही चाहिए था। आप क्लियर रखिए माइंड में कि जब हमारी संक्रमण तत्व आवर्त संख्या 4 में, पहला संक्रमण तत्व की श्रेणी कहां पाई जाती है? आवर्त संख्या 4 में, तो उसका नाम तो 4D होना चाहिए, लेकिन 4D नहीं है। आप इसका रीजन ले लीजिए बच्चों, उसका नाम 4D नहीं है। बहुत कम लोग आपको बताएंगे उसका नाम 4D नहीं है, उसका नाम 3D है। जो आवर्त संख्या 5 में है उसका नाम 5D नहीं है, उसका नाम 4D है। जो आवर्त संख्या 6 में है उसका नाम कायदे से 6D होना चाहिए था, लेकिन 6D नहीं है, उसका नाम 5D है। और जो आवर्त संख्या 7 में है उसका नाम 7D होना चाहिए था, उस श्रेणी का, तो उसका नाम 6D है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? जब आप कह रहे हैं कि आवर्त संख्या 4 में है तो 4D नाम होना चाहिए था, लेकिन नाम है 3D। आवर्त संख्या 5 में है तो 5D नाम होना चाहिए था, नाम है 4D। इसके पीछे कारण है, जो भी आपकी आवर्त संख्या होती है बच्चों, जो भी आवर्त संख्या होती है, जो भी आवर्त संख्या होती है, आवर्त संख्या होती है, वही सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर को दिखाता है। नियम सीखिए, केमिस्ट्री एकदम सिखा देंगे आप लोगों को, बस भरोसा रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आवर्त संख्या होती है बच्चों, वही, जैसे आवर्त संख्या 4 में कोई तत्व है तो उसमें सबसे बड़ी ऊर्जा स्तर कौन होगी? 4। ऊर्जा स्तर का मतलब होता है कक्षा संख्या, कक्षा की संख्या को ही ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो आवर्त संख्या 4 में, आवर्त नंबर 4 में सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर, सबसे बड़ी कक्षा संख्या क्या होगी? 4, राइट? सबसे बड़ी कक्षा संख्या क्या होगी? 4। तो मेरा डी कक्षक अगर आवर्त संख्या 4 में है तो उसका नाम 4D क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो डी में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं वो किस ऊर्जा स्तर के डी में जाते हैं, ये सोचने की बात है। जो भी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं वो सबसे उच्चतम, सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में प्रवेश नहीं करते बच्चों। अगर सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आज चौथे आवर्त में पाए जाने वाले
संक्रमण तत्व की श्रेणी को या डी ब्लॉक के तत्वों को 4D श्रेणी कहा जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, उसको 3D कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आती है तो डी कक्षक कौन सा होता है? सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर से एक ऊर्जा स्तर कम। जैसे आवर्त संख्या 4 में सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर है 4, तो हमारा इलेक्ट्रॉन 4D में नहीं भरेगा ना, चौथी कक्षा के डी कक्षक में नहीं भरेगा, कभी नहीं। बल्कि रूल ये है कि भरता कहां है? उस डी कक्षक में भरता है जो सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर से एक क्या हो? कम हो। यानी चौथे आवर्त में डी इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? 3D में भरेगा। चौथे आवर्त में डी का इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा बच्चों? 3D में भरेगा। नियम सीखे कि जो भी आवर्त संख्या होता है वो सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर को दिखाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसा कि थ्योरी है, वो कहती है कि तब तो 4D होना चाहिए। क्यों 4D होना चाहिए? क्योंकि सबसे अधिकतम कक्षा वाले जो कक्षा संख्या है, जो ऊर्जा स्तर है, उसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ढकेलो, उसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को पुट करो, रखो, प्रवेश कराओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आप डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रखने जाते हैं तो डी कक्षक कौन सा वाला होता है? किसका होता है? सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर का होता है? बिल्कुल नहीं, सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर से एक ऊर्जा स्तर कम का डी कक्षक होता है। इसलिए आप चौथे आवर्त में है बच्चा, तो चौथे आवर्त में रहेंगे तो आपका डी इलेक्ट्रॉन 4D में नहीं हो जाकर 3D में जाएगा, एक ऊर्जा स्तर कम जाके तो 3D में जाएगा। इसलिए चौथे आवर्त वाले के संक्रमण श्रेणी का नाम 3D है। पांचवें आवर्त में जब जाएंगे तो 5D में इलेक्ट्रॉन नहीं पुट होगा, एक ऊर्जा स्तर कम करो। सबसे अधिकतम पांचवें आवर्त में 5 ऊर्जा स्तर होगी, 5 नंबर की ऊर्जा स्तर सबसे अधिकतम होगी। लेकिन मेरे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं? एक कम। तो 5 से कम कितना होता है? 4। यानी चौथा ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में पुट होगा। इसलिए पांचवें आवर्त में जो भी डी ब्लॉक होता है उसको 4D कहते हैं। अब छठे आवर्त की बात करो तो छठे आवर्त में सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डी का जब भरा जाएगा तो सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर से एक कम, तो एक कम, 6 से एक कम होने का 5। इसलिए छठे आवर्त में पाए जाने वाले संक्रमण श्रेणी को हम लोग 5D श्रेणी कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है कि आखिर आपका छठा आवर्त में पाए जाने वाले संक्रमण श्रेणी या डी ब्लॉक के तत्वों को 5D श्रेणी क्यों कहते हैं, 6D क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जब भी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आती है तो वो डी कक्षक किसका होता है? सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर का नहीं होता है, उससे एक कम का होता है। और आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसी बात को आपके एनसीईआरटी में लिखा है, उपांतिम ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब तुम एनसीईआरटी में जरूर पढ़ना, जहां आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति बताई गई है, उसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कभी भी डी के इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों में भरते हैं। उपांतिम मतलब, उपांतिम का अर्थ उपांतिम ऊर्जा स्तर का अर्थ होता है बच्चा, उपांतिम ऊर्जा स्तर का मतलब होता है उपधन अंतिम, अंतिम से एक कम, अंतिम ऊर्जा स्तर सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर से एक कम। यानी एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में, जटिल भाषा में लिखा है, लेकिन बात उसने लिखा है, उसने बताने की कोशिश की है कि जो सबसे अधिकतम यानी अंतिम ऊर्जा स्तर होता है, जो सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर तो उसको अंतिम ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो जो सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर अंतिम ऊर्जा स्तर था, उसका उप माने उससे एक कम, उससे कम उपांतिम ऊर्जा स्तर में आपके डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसलिए चौथी आवर्त में पाए जाने वाले डी श्रेणी का नाम 3D श्रेणी है, पांचवी में पाए जाने वाले का नाम 4D श्रेणी है, छठे में पाए जाने वाले का नाम 5D श्रेणी है, सातवें में पाए जाने वाले का नाम 6D श्रेणी है। ये एकदम क्लियर रखिएगा। अब जाके आपने आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व की स्थिति का सही जायजा आपने ले लिया है। इतना ही आपके सिलेबस में है, एकदम कॉन्फिडेंशियल रहिए। और आपको अगर अच्छा लग रहा है चैनल, नॉलेज अच्छी लग रही है कि सर एक एक चीज बता रहे हैं आप, पूरी एक एक लाइन बताऊंगा, कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। बस आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, हमको मोटिवेट करें, चैनल को आगे बढ़ाकर अपने दोस्तों में शेयर करके और अच्छे से आपको और ज़्यादा कंटेंट दिया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब एक लड़का कह रहा है कि सर डी ब्लॉक के तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मैं बताता हूं क्या होता है। लड़का बोला सर होता है n-1 t 1 to 10 ns 1 से 2। ये लड़के ने बोला होता है। तो एक बच्चे ने से मैंने पूछा कि बताओ डी ब्लॉक के या संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। उसने कहा n-1 d1 से 10 ns1 से 2। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं इसको चैलेंज करता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मैं इसको चैलेंज करता हूं कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। इसको मैं चैलेंज करता हूं कि क्या ये सही है। मान लीजिए एग्जाम में आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को टिक करें, और ऑप्शन नंबर ए है n-1 t1 to 10 ns1 से 2। ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है n-1 t1 to 10 ns 0,1,2। ये दिया, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब दो ऑप्शन और सी और डी कुछ बना लीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये दो ऑप्शन हैं, ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको टिक मारेंगे। आपको लगता है कि इसको टिक मारेंगे, इसको आप मारेंगे तो बेवकूफ होंगे। आप इसको टिक नहीं मारिएगा, बिल्कुल नहीं। ये उतना ऑथेंटिक नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये उतना ऑथेंटिक नहीं है। ये कैसे बना, किस तरह से आया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये कैसे आया, लेकिन ये उतना ऑथेंटिक नहीं है। अगर ये दिया है और इसके साथ ये भी दिया है तो आप कृपया करके n-1 d1 to 10 ns1 से 2 मत मारिएगा, मत मारिएगा। आप कौन सा मारिएगा, n-b ऑप्शन मारिएगा, n-1 d1 से 10 ns 012 ये मारिएगा। ये रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, रियल, ये मारिएगा। हाँ, अगर ऑप्शन में ये बी वाला जैसा ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए आप ऑप्शन देख रहे हैं और उसमें बी वाला जैसा ऑप्शन नहीं है, नहीं है बी वाला जैसा ऑप्शन, यानी n-1 d1 to 10 ns 012 नहीं है, तब आप इसको मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं, तब मारिएगा आप n-1 d1 to 10 ns1 से 2, तब मारिएगा आप। लेकिन अगर ये दोनों है तो आप 012 वाला मारिएगा। माय डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं इसका डिटेलिंग करने वाला हूं, बिल्कुल घबराइएगा मत, पूरे डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल नहीं घबराना। आइए अब हम समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया कैसे। वैसे आपके बुक में भी दिया है एनसीईआरटी में n-1 d1 to 10 ns1 से 2 ही दिया है, 0 ns के साथ ns के ऊपर 0,1,2 नहीं दिया है। लेकिन बच्चा मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये वाला ज्यादा सही है, इसके मुकाबले ns1 से 2 के मुकाबले ns 012 ज्यादा सही है, ज्यादा सही है। इसलिए अगर ये ऑप्शन में आए तो इसी को मारना, इसको छोड़ देना। अब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे कि सर आप इसको प्राप्त कैसे किए। आइए देखिए, किसी भी डी ब्लॉक के तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता लगाना है तो आप उसकी एक श्रेणी का क्या लिख लीजिए, एक पूरी श्रेणी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, उससे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए मैं एक पूरी श्रेणी का लिख लेता हूं। कल मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था, उस हिसाब से लिख देता हूं। पिछले लेक्चर में जिनको नहीं आता वो जाके देखिए, मैंने सिखाया था। तो मैं 3D श्रेणी का लिख देता हूं, 3D श्रेणी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं, 3D श्रेणी का, ठीक है, 3D श्रेणी का लिख देता हूं। 3D श्रेणी का लिखना क्या है, मेरे पास चार्ट है, दिखा देता हूं। चलिए चार्ट है, दिखा देता हूं, ध्यान दीजिए, चार्ट दिखा देता हूं। या रुकिए, पहले लिख के सिखाता हूं फिर चार्ट दिखा दूंगा। देखिए 3D श्रेणी में स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम का आप क्या लिखेंगे, आर्गन, राइट, 4s2 3d1 ये लिखेंगे।
राइट। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब भी आप लिखिए सजा के लिखिए। सजा के लिखने में क्या होता है, कक्षा संख्या जो छोटी है वो आगे रहती है और बड़ी कक्षा संख्या पीछे रहती है। यानी सबसे बेहतर तरीका ये होगा स्कैंडियम का लिखने का, सजा के लिखिए। अब क्या आप दोबारा सजाएंगे, सजा के लिखिए। 3D को आगे कर दीजिए, 4s को पीछे कर दीजिए, सजा के ही लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो लिख देंगे 3D1 4s2। टिटानियम, इसका क्या होगा, आर्गन 3D2 4s2। वैनेडियम, इसका क्या होगा, आर्गन 3D3 4s2। क्रोमियम, इसका क्या होगा बच्चा, आर्गन 3D5 4s1। इसके बारे में कल हमने चर्चा किया था, आधा भरा और पूरा भरा ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए एस का एक इलेक्ट्रॉन डी को दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा अभी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने के बाद किया जाएगा। आइए, Mn, Mn का हो जाएगा आर्गन 3D5 4s2। Fe का हो जाएगा आर्गन 3D6 4s2। आपका Fe के बाद कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा बच्चा आर्गन 3D7 4s2। आपका कोबाल्ट के बाद आ जाएगा निकेल, निकेल का हो जाएगा बच्चा आर्गन 3D8 4s2। इसका साथ आ जाएगा कॉपर, कॉपर का होगा आर्गन 3D10, यह भी अपवाद है 4s1। एक इलेक्ट्रॉन इसका इसको दिया गया क्योंकि डी में 10 होने से पूर्ण भर जाता है, पूर्ण भरा हुआ ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए दिया गया। इसकी भी डिटेलिंग चर्चा अभी होगी इस टॉपिक के बाद। फिर आपका क्या हो गया, जिंक Ar 3D10 4s2। अब आपने क्या किया, 3D श्रेणी के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। तो एक श्रेणी का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं डी ब्लॉक के, तो उसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में दिक्कत नहीं होती है। देखिए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त किया जाता है। जब भी किसी तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी कक्षा संख्या होती है, सबसे बड़ी जो कक्षा संख्या होती है, अब बताइए इसमें इस 10 गो 3D श्रेणी में 10 तत्व है, 10 का लिखा हूं, ठीक है। तो सबसे बड़ी कक्षा संख्या क्या है, 4 है। सबसे बड़ी कक्षा संख्या क्या है, 4 है। और 3 क्या है, उस कक्षा संख्या से एक कम। तो जब भी आप समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो सबसे बड़ी जो कक्षा संख्या है उसको n से दिखाएं। किससे दिखाएं, n से। यानी 4 की जगह हम n लिखेंगे, ठीक है। तो 3 की जगह क्या लिखेंगे बाबू, 3 की जगह क्या लिखेंगे, अगर 4n है तो 3 क्या है, 4 से एक कम है, तो 4 को n माना तो 3 को क्या मानेंगे, n-1। तो 3 की जगह n-1 लिख दीजिए। अब 3 के पीछे क्या है बच्चा, d है, तो यहां d लिखो। 4 के पीछे, 4 को तो हमने n माना सबसे अधिकतम कक्षा संख्या को n से दिखाया जाता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो 4 को n मान लिया, तो इसके बगल में s है तो s लिखो। अब देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका, ध्यान सुनो। अब डी में देखो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। यानी डी में आपको इलेक्ट्रॉन कौन कौन से मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और सीधे 10 मिल रहा है। ये मिल रहा है डी में, डी कक्षक में इस तरह के इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और एस में क्या मिल रहा है, एस में मिल रहा है इलेक्ट्रॉन 2 2 2 1, 2 और 1 मिल रहा है बच्चा, देख लीजिए आप लोग कंप्लीटली। तो एस में आपको 2 और 1 मिल रहा है, तो 1,2 मिल रहा है। तो आप इतना देखकर अगर आप बनाएंगे, अगर आप इतना देखकर बनाएंगे समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप एस के ऊपर लिखेंगे एस का इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 तक चेंज हो रहा है, और डी का इलेक्ट्रॉन आप 1 से 10 तक कैसे लिख देंगे भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम 1 से 10 लिख दो। कई लड़के कहते हैं सर लिख दीजिए 1 से 10, 1 2 3 5 6 7 8 10 है तो 1 से 10 लिख दीजिए। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तुमको ये बात थोड़ा देर के लिए भी नहीं समझ में आ रही कि इसमें से 4 और 9 मिसिंग है, ना इसमें 4 है ना इसमें 9 है, 4 और 9 मिसिंग है, तो हम 1 से 10 कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 1 से 10 लिख देंगे बाबू
इसका मतलब ये कि हम उसमें 1 भी लिखे हैं, 2 भी लिखे हैं, 3 भी लिखे हैं, 4 भी लिखे हैं, 5 भी लिखे हैं, 6 भी लिखे हैं, 7 भी लिखे हैं, 8 भी लिखे हैं, 9 भी लिखे हैं, 10 भी लिखे हैं। जबकि इसको देख के लग रहा है कि 1 और 4 और 9 तो है ही नहीं, तो 1 से 10 कैसे लिख सकते हैं? लेकिन आप कह रहे हैं कि सर किताब में तो 1 से 10 दिया है। बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है, लेकिन उसका लॉजिक तो ले लो। उसकी लॉजिक ले नहीं रहे हो। लॉजिक तो पता होना चाहिए ना कम से कम। मान लो कोई 3D श्रेणी लिख के आपको कहता है कि बाबू देखो डी में ना 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आप उसको बोलिए ना। आप बोलते क्यों नहीं है? आप उसको बोलिए कि सर 4 और 9 तो नहीं दिख रहा है, तो आप 1 से 10 कैसे लिख देंगे? हमने अभी 0 तो नहीं लिखा है इसके ऊपर, क्योंकि हमको 0 कहीं नहीं दिखा तो मैंने नहीं लिखा। जो दिखा वो लिखा। 1 से 1 दिखा, 2 दिखा तो लिखा है इसके ऊपर 1 2, 0 तो नहीं लिखा। उसी तरीके से हमको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 10 दिख रहा है डी में, तो हम 1 से 10 कैसे लिख दे? कैसे लिख दे बताइए? लोग इतना ही समझा के कह देते हैं कि आप 1 से 10 लिख लीजिए, और आप लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं बात। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं कि सर 4 और 9 नहीं है तो कैसे लिखें? कैसे लिखे 4 और 9 नहीं है तो सर? तब तो आपको रियल रीजन पता चलेगा। आप भी तो क्वेश्चन नहीं करते, सीखना नहीं चाहते। देखिए 4 और 9 कहां से आता है। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूं। अगर इस तरीके से n-1 डी एन एस 1 से 2 तो एस में दिख रहा है, लेकिन डी में 1 से 10 नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें से 4 और 9 मिसिंग है, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा 1 से 10। पहले मुझे 4 और 9 दिखाओ तो लिखो, और नहीं तो मैं नहीं लिखने दूंगा। ये स्टूडेंट का क्वेश्चन होना चाहिए टीचर से कि सर अगर आप 4 और 9 नहीं दिखाते तो मैं 1 से 10 तो नहीं लिखने दूंगा सर, मैं मानूंगा ही नहीं। जबरदस्ती आप मना नहीं सकते। तो आइए, तो वो टीचर आपको दिखाएगा। अब जब इतना पूछेंगे तो टीचर दिखाएगा कि देखो बाबू 4 और 9 भी होता है। देखो मैंने अभी डी ब्लॉक के तत्वों में से सिर्फ किस श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा? 3D श्रेणी। जबकि डी ब्लॉक के तत्व में 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है, 6D होता है, इतने श्रेणी होते हैं। हमने तो सिर्फ एक ही श्रेणी दिखाया है। जब आप 4D 5D 6D देखेंगे तो हो सकता है उसमें डी में आपको 4 और 9 दिख जाए। और जब डी ब्लॉक के आप समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो सारे डी ब्लॉक के सभी तत्वों के लिए लिख रहे हैं कि खाली 3D के लिए लिख रहे हैं? सभी के लिए लिख रहे हैं, तो सभी का डाटा लेकर लिखना चाहिए, सभी के डाटा को दिमाग में रख के लिखना चाहिए। तो अब चलते हैं आगे की श्रेणी में, मिलाते हैं कि आगे की श्रेणी में 4 और 9 है कि नहीं है। अगर आगे की श्रेणी में 4 और 9 दिखेगा दोस्त, तो अब तो हम 1 से 10 लिखेंगे, और नहीं दिखेगा तो हम नहीं लिखेंगे। साफ बात है। और अगर आगे की श्रेणी में एस में 0 दिखेगा, एस में क्या दिख जाए? 0। अभी तो एस में 0 नहीं दिख रहा है पूरे 3D में। अगर आगे की श्रेणियों में किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस में 0 दिखेगा तो हम एस पर तो 0 भी लिखेंगे, नो डाउट। अगर हम एस का 0 छोड़ दें तो फिर हम उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही से कैसे लिखेंगे? उस तत्व में तो एस में 1 2 ना होकर 0 है, और आप अगर ऐसा लिख देंगे कि एस में 1 और 2 ही होता है, तो भैया आपको जबरदस्ती वहां 1 और 2 ही लिखना पड़ेगा, 0 तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 0 तो दिखाया नहीं है। तो उस तत्व का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। जब हम अगली अगली श्रेणी दिखाएंगे, 4D 5D 6D श्रेणी दिखाएंगे, तो उसमें आप खोजिए कि 4 और 9 है कि नहीं है डी कक्षक के लिए, और एस कक्षक में 1 2 को छोड़कर कुछ अलग है क्या? अलग है तो उसको भी मेंशन करेंगे। तो आइए इसको दिखाते हैं आपको। देखिए ऊपर कीजिए, देखिए आप, मैं आपको दिखा दे रहा हूं बाबू। से पहले ये रहा, देखिए आप ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर, ठीक। अब इसको बढ़ा, देखिए। तो माय डियर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 3D 4D 5D 6D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी यहां पर आपको डी ब्लॉक के सभी श्रेणियों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखेगा, और सभी श्रेणियों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर ही सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए, सबका देखकर। आओ देखते हैं बाबू, सबका देखते हैं। तो माय डियर थोड़ा सा, हाँ देखिए,
यहाँ पर देखिए, तो माय डियर देखिए आ गया, ये रहा 3D श्रेणी जिसका मैंने लिखा था, 3D श्रेणी का लिखा था, ठीक है ना। तो 3D श्रेणी में एस में देखिए तो क्या दिख रहा है, 3D श्रेणी का है, ठीक है ना। तो एस में दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एस में दिख रहा है, एस में दिख रहा है एक, तो एक और दो दिख रहा है, तो एक से दो, ओके। और डी में क्या दिख रहा है, डी में दिख रहा है 1 2 3 5 6 7 8 10 दिख रहा है, 4 और 9 नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं, अब अगली श्रेणी में देखते हैं, अगली श्रेणी को देखिए, कोई दिक्कत नहीं, अगली श्रेणी को देखिए बच्चा, अगली श्रेणी पर आइए, हाँ 4D श्रेणी में देखिए, 4D श्रेणी में देखिए, रुक जाइए थोड़ा सा मिटाने दीजिए, 4D श्रेणी में देखिए, 4D श्रेणी में आप देखिए सर, 4D श्रेणी में क्या दिख रहा है सर, 4D श्रेणी में आपको दिख रहा है कि एस में देखिए स्पेशल, 4D श्रेणी स्पेशल, एस में आपको 0 दिख रहा है। हाँ सर, 4D श्रेणी में एस में 0 दिख रहा है। तो जब एस में 0 दिख रहा है डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट में, तो हम समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उस बात को मेंशन करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हम एस में 0 लिखेंगे, यानी यहां से एस के लिए एक और चीज बढ़ गया, 1 2 तो हिले है, 0 भी है, तो अब एस पर लिखेंगे 0 1 2 लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए डी का, डी में क्या घट रहा था आपका, 1 था, 2 था, 3 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 10 था, लेकिन 4 और 9 नहीं था, 4 आपको यहां मिल गया, देखिए डी में आपको 4 मिला, यानी यहां से आपने 4 उठाया है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने के बाद लगता है कि डी में हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि डी में 4D श्रेणी में नियोबियम में डी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम डी में 4 इलेक्ट्रॉन लिखने का साहस कर सकते हैं। लेकिन 9 तो अभी भी नहीं मिला, देखो डी में कहीं 9 नहीं मिला। तो अब अगली श्रेणी की बात करते हैं बच्चा, अगली श्रेणी की बात करते हैं, अगली श्रेणी की बात करो, थोड़ा सा इसको क्लियर करो, अगली श्रेणी आ गया। तो अब आपको डी में क्या मिल गया बच्चा, डी में क्या मिल गया, ध्यान दीजिए, डी में आपको क्या मिल गया, डी में आपको अभी पीछे 3D को देखने से 1 मिला था, 2 मिला था, 3 मिला था, 5 मिला था, 6 मिला था, 7 मिला था, 8 मिला था, 10 मिला था, और 3D से 4D देखने से एक चीज ऐड हुआ, 4 मिला, 5D देखने से देखिए तो 9 मिला क्या, हाँ सर 5D में 9 है सर, प्लेटिनम के केस में 9 है, तो 5D को देखने से 9 मिला। अब बताइए 1 से 10 तक हुआ कि नहीं हुआ, 1 से 10 तक हुआ कि नहीं हुआ, एस का भी मिला लीजिए, 1 है और 2 है, 1 है और 2 है, और 4D में, 4D श्रेणी में, ठीक है ना, हमको एस पर क्या मिला था, 0 मिला था, एस पर क्या मिला था, 0। तो 4D श्रेणी में एस पर 0 मिला था, तो हम उस 0 को भूलेंगे नहीं, उसको लेके चलेंगे। तो हम एस पर 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो एस पर हमको 3 चीजें मिला, 0 1 2, और 3D श्रेणी से जो अंक मिले 1 2 3 5 6 7 8 10, 4D श्रेणी से 4 मिल गया एक्स्ट्रा, और 5D श्रेणी में से 9 मिल गया, यानी ये पूरा हो गया 1 से लेकर 10 तक अब पूरा हो गया। अब आपका नैतिक साहस कहता है कि आप डी पर 1 से 10 तक लिख सकते हैं, और किसी को बताइए, बताते भी तो नहीं है आप कि डी पर 1 से 10 तक कैसे आया, बताइए कि डी पर 1 से 10 तक कैसे आया, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, बताइए कि डी में 4 कहाँ है, बताइए उसको कि नियोबियम के केस में डी में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, बताइए कि उसको डी में 9 कहाँ है, बताइए कि प्लेटिनम के केस में डी में 9 होता है। इसीलिए सवाल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग डी के ऊपर 1 से लेकर 10 तक लिख देते हैं, क्योंकि 1 से 10 तक कहीं ना कहीं पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट में मिल जाता है, और एस में 3 चीजें मिलती है, 0 1 2। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एस के ऊपर 1 से लेकर 2 तक मत लिखो, एस के ऊपर लिखो 0 1 2, 0 1 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख सकते हैं बच्चा, काट दीजिए इसको, काटिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ बात जा रही है, कहाँ जा रही है, चलिए चेंज कर लेते पेज। तो अब आप लिख सकते हैं कि एस में क्या लिख सकते हैं बच्चा, एस में आप लिख सकते हैं क्या मिला, 0 1 2 मिला, डी में आपको क्या मिला, 1 से लेकर 10 तक मिला,
एस कभी भी सबसे बड़ी संख्या के पास रहती है, सबसे बड़ी संख्या को हम लोग एन से दिखाते हैं, और डी कभी भी सबसे बड़ी संख्या से एक कक्षा कम पर रहता है, उसको हम लोग लिखेंगे n-1। और ये रहा डी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे परफेक्ट, सबसे सही, सबसे ज्यादा सही यही है। ये अगर एग्जाम में दे तो कृपया करके आप लोग बाबू इसको वैल्यू मत दीजिए, जब ये वाला एग्जाम में दे तो आप इसको वैल्यू मत दीजिए, इसको मत मारिए, इसको मत मारिए बाबू, इसको टिक मत मारिए, जब ये दिया है तो यही टिक मारिए। ये सबसे बेस्ट है, सबसे सही है। ये उतना सही नहीं है क्योंकि ये डी में तो 1 से 10 तक दिखा रहा है, होता भी है, लेकिन एस में 1 से 2 तक दिखा रहा है, जबकि एस में 0 भी होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 को छोड़ रहा है, इसलिए उतना ऑथेंटिक और सही नहीं है बच्चों, ये ज्यादा सही है। ओके, तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। एक और चीज आपने देखा कि डी कक्षक कभी भी किसका होता है, उच्चतम कक्षा से जो सबसे बाह्यतम कक्षा होता है उससे एक कक्षा कम का डी कक्षक होता है, और एक कक्षा कम के डी कक्षक को पता है क्या कहते हैं, तुम्हारे बुक में तो उपांतिम लिखा है, उसे पेनल्टीमेट भी कहते हैं, पेनल्टीमेट, ठीक है, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट सेल। आपसे अगर कोई पूछे कि पेनल्टीमेट सेल क्या है, तो लिखना कि कोई भी ऐसा कक्षा सबसे उच्चतम, सबसे बाह्यतम कक्षा, सबसे अधिकतम मान की कक्षा, सबसे बाह्यतम कक्षा से एक नंबर या एक संख्या कम जो कक्षा संख्या होती है, उसके पास अगर डी कक्षक हो, उसके पास क्या होना चाहिए, डी कक्षक। जैसे अगर सबसे बड़ी कक्षा संख्या 4 है, ठीक है, तो हम उससे एक कम लेंगे 3, और उसके पास डी होना चाहिए, यानी इस 3D को बोलेंगे पेनल्टीमेट सेल। यानी सबसे अधिकतम कक्षा संख्या से एक कक्षा संख्या कम के पास अगर डी कक्षक है तो उस सेल को पेनल्टीमेट बोलते हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले इसी लेक्चर में बताया था कि कभी भी डी कक्षक उसी कक्षा के पास होता है जो सबसे बाह्यतम कक्षा से एक नंबर कम होता है। इसीलिए तो एनसीईआरटी में उपांतिम वर्ड यूज किया है। इसीलिए तो चौथे आवर्त में डी कक्षा डी ब्लॉक के तत्वों को 4D ना बोल के 3D बोलते हैं, क्योंकि एक कम में पुट होता है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा n-1 T1 to 10 NS1 से 2 संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा है, क्या ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आप डी ब्लॉक के किसी तत्व का लिखेंगे तो हमेशा इस समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूल को आप बाउ के नियम अनुसार, आप बाउ के नियमानुसार क्या ये फॉलो करेंगे? क्या सभी डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप बाउ के नियमानुसार आएंगे? क्या आएंगे? नहीं आएंगे। आपके पास बहुत ऐसे डी ब्लॉक के तत्व होंगे जिनको तुम अब बाउ के नियमानुसार लिखोगे तो उसको, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को गलत काट दिया जाएगा। बोला जाएगा कि ये, वैसे ऐसे तत्वों की संख्या ज्यादा नहीं है डी ब्लॉक में, ऐसे तत्वों की संख्या ज्यादा नहीं है, ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा संख्या है, ठीक है ना। डी ब्लॉक के पूरे तत्वों की समूह में कुछ ही तत्व ऐसे हैं जो नॉर्मल, जो अबाउ का नियम होता है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, उस नियम को फॉलो नहीं करते। यानी वो उस इलेक्ट्रॉनिक डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, अपवाद हैं, अपवाद हैं, यानी वो नियम को फॉलो नहीं करते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर वो नियम को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है कि वो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तर्ज पर ये जो है इसको फिट नहीं करते? अब बाउ के नियमानुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल कर लाते हैं वो सही नहीं होता, बल्कि कुछ और सही हो जाता है। कारण क्या है?
इसका कुछ कारण तो होगा, बिल्कुल आपको कारण मिलेगा। बिल्कुल आप लेक्चर में बने रहिए। और अगर आपको नॉलेज अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सर डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ के नियमानुसार लिखने के बावजूद भी गलत हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए, दो कारण हैं, दो कारण है, एक कारण नहीं है, दो कारण है। दोनों कारण समझ लीजिए कि अगर कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ के नियम से अलग आता है तो उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण क्या है कि n-1 डी कक्षक और ये जो ns कक्षक है, अच्छा ns बाह्यतम कक्षक है या n-1 इंटू डी कक्षक बाह्यतम कक्षक है? मैं आपको बताता हूं। n ये बताता है कौन सबसे बाहरी कक्षक है। n बड़ा है कि n-1 बड़ा है? n बड़ा है, यानी ns जो है वो सबसे बाह्यतम कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा यही है, सबसे बाह्यतम कक्षा है। तो ns कौन से कक्षक को दिखा रहा है? बाह्यतम कक्षक को। और n-1 इंटू डी किस कक्षक को दिखा रहा है? बाह्यतम कक्षा से एक कक्षा क्या है? अंदर है, यानी n-1 इंटू डी आंतरिक कक्षक को दिखा रहा है, अंदर के कक्षक को दिखा रहा है, आंतरिक कक्षक को दिखा रहा है। ये सबसे बाहरी कक्षक नहीं है, सबसे बाहर ये नहीं पाए जाएंगे। सबसे बाहरी कक्षक है ns कक्षक बाह्यतम कक्षक है, और n-1 इंटू डी कक्षक जो है वो आंतरिक कक्षक है, यानी सबसे बाहरी कक्षक से एक कक्षा अंदर की ओर पाए जाते हैं। राइट, इतना क्लियर है? लेकिन तो तुम कहोगे सर अंदर पाए जाते हैं वो बाहर पाया जाता है, तो इनमें ऊर्जा का अंतर तो होगा। बिल्कुल ऊर्जा का अंतर होता है, नो डाउट। अगर एक कक्षा यहां है और एक कक्षा इसके नीचे है यहां पर, तो इन दोनों कक्षक के बीच में ऊर्जा का अंतर तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन n-1 इंटू डी और ns कक्षक के बीच, n-1 इंटू डी कक्षक और ns कक्षक के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। अब तुम कहोगे सर इससे क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अगर n-1 इंटू डी कक्षक और ns कक्षक के बीच का ऊर्जा का अंतर बहुत कम है, ऊर्जा गैप बहुत कम है, तो ns का इलेक्ट्रॉन, ns के ऊपर का इलेक्ट्रॉन, जैसे ns में 2 इलेक्ट्रॉन है और n-1 इंटू डी में मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊर्जा के गैप के कम होने के कारण क्या होगा? ns का इलेक्ट्रॉन आसानी से डी वाले में चला जाएगा। अगर यही ऊर्जा का गैप ज्यादा होता, यही ऊर्जा का गैप ज्यादा होता, तो कभी भी ns का इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी कक्षक में जाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ऊर्जा के गैप कम होने के कारण ns का इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कक्षा का जो s कक्षक है उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से आंतरिक कक्षा के डी कक्षक में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि आप बाउ के नियमानुसार लिखे गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जन्म ले लेता है, और इसी को आप अपवाद स्वरूप पढ़ते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ले लीजिए। आप अगर एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले लीजिए। कॉपर, कॉपर का आप लिखिए, तो कॉपर का लिखेंगे आर्गन, आर्गन कॉपर का 29 होता है, तो 29 इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो आर्गन लिख दिए। आर्गन लिखते ही कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। इसके साथ आपने क्या लिखा? लिखा 4s। अब 4s में इसका इलेक्ट्रॉन भरता है, भले ये बाहर लिखा जाता है सजाने में, तो 4s2 लिखा, तो 18 दो 20, और 20 के बाद 9 को बचा तो 3d9 लिखा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नियमानुसार है? आप बाउ के नियमानुसार, आप बाउ के नियमानुसार है, अब बाउ के नियमानुसार है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कॉपर का आर्गन 3d9 4s2, ये अबाउ के नियमानुसार है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है,
क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ के नियम को फॉलो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अब ये क्या करेगा, एस का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। एस का कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा 3D को। क्यों मिला, इसके पीछे पहला कारण तो ये है कि ये जो एस कक्षक है और ये जो डी कक्षक है, इनके बीच का ऊर्जा गैप बहुत कम है। एनएस और एन माइनस वन इंटू डी कक्षक, एनएस कक्षक और एन माइनस वन इंटू डी कक्षक के बीच का ऊर्जा गैप कम है, और इस ऊर्जा गैप के कम होने के कारण आसानी से एस अपना इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है, आसानी से दे देता है, आसानी से दे देता है। यही ऊर्जा गैप कम नहीं रहता तो यह अबाउ के नियमानुसार लिखा गया ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होता। इस ऊर्जा गैप के कारण आसानी से चला गया। और इसके पीछे दूसरा कारण कौन है चाहे, तो एक कारण है कि अगर कोई आपसे पूछे कि डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सामान्य नियम से अलग होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अलग होता है, जो होना चाहिए उससे अलग होता है, ऐसा क्यों होता है, तो पहला कारण जरूर बताना कि n माइनस वन इंटू डी और ns कक्षक के बीच का ऊर्जा गैप कम होता है, जिसके कारण s का इलेक्ट्रॉन आसानी से d में चला जाता है। और दूसरा कारण है अर्धभरा और पूर्ण भरा, अर्धभरित और पूर्ण भरित। देखिए कोई भी कक्षक, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, कोई भी कक्षक, ध्यान दीजिए, कोई भी कक्षक, कोई भी कक्षक सबसे ज्यादा अस्थाई आधा भरा होने पर या पूरा भरा होने पर, पूरा भरा होने पर होते हैं। यानी ये जो डी कक्षक है, ये जो डी कक्षक है, ये सबसे ज्यादा स्थायी इस नियमानुसार कब होगा, तब होगा जब इसमें आधा, इसकी पूरी कैपेसिटी का आधा इलेक्ट्रॉन भरा हो, और नहीं तो पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हो, पूरा भरा हो। तो डी कक्षक का आधा इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या है, डी का टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 10, तो आधा का मतलब है D5, यानी D5 की संरचना ज्यादा स्थायी है, और पूरा भरा का होता है D10, यानी D10 के संरचना ज्यादा स्थायी है। और याद रखना हर तत्व चाहता है कि अपना विन्यास ऐसा रखें कि उसका स्थायित्व तो सबसे अधिकतम हो। तो अगर अधिकतम स्थायित्व के लिए उसको आधा भरा हुआ का चांस मिलेगा तो अपना विन्यास आधा भरा हुआ कर लेगा। अधिकतम स्थायित्व के प्राप्ति के लिए अगर उसके विन्यास को पूर्ण भरा हुआ होने का, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेन देन करने से उसका विन्यास आधा या पूरा हो जा रहा है, तो पूर्ण भरा होने की कोशिश करेगा, ताकि पूर्ण भरे होने के बाद वो अच्छे से अस्थायी हो सके। तो दूसरा कारण यह है कि अगर किसी डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असामान्य दिख रहा है, नॉर्मल से हट के दिख रहा है, तो उसके पीछे दूसरा कारण यह है कि D5 और D10 यानी आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ डी कक्षक क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है, जिसकी वजह से इस संरचना को पूरा करने के लिए क्या करते हैं डी कक्षक, एस से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और एस से इलेक्ट्रॉन लेने की हिम्मत क्यों हुई, तो मैंने पहले बताया है कि एस कक्षक और n माइनस वन इंटू डी कक्षक के बीच का ऊर्जा गैप बहुत कम होता है, और ऊर्जा अंतर कम होने की वजह से आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन डी में चले आते हैं, और डी अपना अर्ध या पूर्ण कक्षक पूरा कर लेता है और अपने आप को अस्थायी बनाता है। ये दो ऐसे रीजन हैं जिसके कारण, ये दो ऐसे कारण हैं, ये दो ऐसे कारण है जिसको देख के लगता है कि हाँ, डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत सारे ऐसे तत्व होंगे जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य नियम को फॉलो नहीं करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य नियम से लिखे गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे नहीं होंगे, थोड़ा सा हट के होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खास तौर पर आपको तैयारी करना है। अगर आपने खास तौर पर तैयारी नहीं किया तो बोर्ड में वो अगर आ गए तो आपका काम बन जाएगा, आप लिख नहीं पाएंगे। तो उनको खास तौर पर तैयारी कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो आपने सीखा, अब आइए उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख के देखते हैं। जैसे एक होता है क्रोमियम, क्रोमियम का 24 होता है। अगर नॉर्मल नियम से लिखा जाए तो इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा आर्गन
18 4s2 20। इसके बाद देखिए पहले एस में भरेगा तब डी में भरेगा, 3d4 ये आएगा। नॉर्मल नियम से ये आएगा, लेकिन ये सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि ये एस में से अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है डी कक्षक, जो कि ले सकता है क्योंकि एस और डी के बीच में ज्यादा ऊर्जा का गैप नहीं है, तो आसानी से एस अपना इलेक्ट्रॉन डी को दे सकता है, राइट। तो अपवाद का पहला कारण यही है कि ऊर्जा गैप के कम होने की वजह से इतनी हिम्मत हो जाती है कि मैं एस का इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, मैं डी हूं तो ले लूंगा, ठीक। और दूसरी बात है कि एक लेने से क्या हो जाएगा, ये आधा भरा हुआ हो जाएगा, 4 है, एक ले लेगा तो D5 हो जाएगा, आधा भरा हुआ संरचना इसकी हो जाएगी, और आधी भरी हुई कक्षक अस्थायी होती है, और ये अस्थायित्व के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए क्रोमियम का रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar 3d 3d5 और s का एक दे दिए तो 4s1। दिस इज द रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माय डियर स्टूडेंट क्रोमियम का, और कारण आपको क्लियर है। कॉपर का देख लीजिए, कॉपर का होता है 29। अगर आप बाउ के नियम से देखें, अगर आप बाउ के नियम से देखें कॉपर का, तो क्या होगा, Ar 18 4s2 20 3d9 29। लीजिए ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एस का एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद D9 से D10 हो जाएगा, और D10 पूर्ण भरा हुआ होता है, और पूर्ण भरा हुआ कक्षक ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए कॉपर का रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला होगा, आर्गन 3d10, एक ये इसने दे दिया तो 4s1। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये दोनों क्या है, क्रोमियम और कॉपर क्या है, अपवाद है, सामान्य नियम को फॉलो नहीं करते। कारण 2 है, दोनों लिखिएगा। एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा ना बच्चा, पढ़िएगा कभी, तो उसमें ये बात लिखा है कि देखिए अगर कोई डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य नियम से अलग आ रहा है तो इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है कि ns और n-1 इंटू डी कक्षक के बीच की ऊर्जा गैप का कम होना, ऊर्जा का अंतर का बहुत कम होना, जिससे कि आसानी से s का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, ओके। और दूसरा कारण यह है अर्ध भरा और पूर्ण भरा कक्षक का ज्यादा से ज्यादा अस्थायी होना, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे तत्व अपनी टी में आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ संरचना पाने के लिए एस से इलेक्ट्रॉन एक ले लेते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल नियम से अलग दिखने लगता है। तो अब आपका काम है इसको अच्छे से कर लेना। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक आपका क्या है, तो देखिए अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी में वो भी दिया है, आप उसको भी देखिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। अगला टॉपिक ये है कि जो संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व या जिसको डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, इनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। संक्रमण तत्व कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ विशेष गुण दिखाते हैं, जैसे एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था का होना, दूसरा इनके आयन का रंगीन होना, तीसरा अनुचुंबकीय व्यवहार। संक्रमण तत्व ज्यादातर अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। चुंबकत्व में कैसा व्यवहार ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय व्यवहार। चौथा उत्प्रेरक की तरह कार्य करना। पांचवा लिगैंड से जुड़कर संकुल यौगिक, यानी संकुल यौगिक को जटिल यौगिक भी कहते हैं, या इसको उपसंयोजन यौगिक भी कहते हैं, जो अगला चैप्टर है, उपसंयोजन यौगिक का निर्माण करना।
यानी किसी भी संक्रमण तत्व में कुछ विशेष कैरेक्टर हैं, कुछ विशेष गुण हैं। उन गुणों को पहले देख लीजिए कि संक्रमण तत्व के पास क्या क्या विशेष गुण है। उसके पास पहला विशेष गुण है कि उसके पास एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इनके आयन रंगीन होते हैं। अनुचुंबकीय व्यवहार इनमें पाया जाता है। उत्प्रेरक की तरह ये काम कर सकते हैं। लिगैंड से जुड़कर संकुल यौगिक, जटिल यौगिक या उत्सर्जन यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो आखिर इतने विशेष गुण इसमें आए कहां से? अगर आप में स्पेशल गुण है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, बिल्कुल होगा। तो इतने स्पेशल गुण इसमें आए कहां से बच्चे? इतने स्पेशल गुण कहां से? कोई कारण होगा ना? हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो चलिए उसकी विवेचना करते हैं कि कौन कौन से कारण है। तो देखिए, संक्रमण तत्वों में इतने सारे विशेष गुणों के पीछे का कारण क्या है, आइए हम बताते हैं। लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके मुझे सपोर्ट कीजिए। आइए कारण बताते हैं। कारण नंबर एक, कारण नंबर एक, ध्यान से सुनिएगा। टी कक्षक सदैव एस कक्षक एवं पी कक्षक की अपेक्षा ज्यादा फैले हुए और परमाणु की सतह से बाहर निकले हुए। इसके लिए आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया, इतने बड़े वर्ड के लिए कि ज्यादा फैले हुए और परमाणु की सतह से बाहर निकले हुए का एक वर्ड यूज किया एनसीईआरटी ने, प्रक्षिप्त। प्रक्षिप्त का मतलब यही होता है, प्रक्षिप्त वर्ड यूज किया है। आप पढ़िएगा एनसीईआरटी, आपको ये मिल जाएगा वर्ड। यानी डी कक्षक सदैव एस कक्षक एवं पी कक्षक की अपेक्षा ज्यादा फैले हुए और परमाणु की सतह से बाहर निकले हुए होते हैं। इस वजह से वो जो विशेष कैरेक्टर तुम्हें दिख रहे थे उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। डी कक्षक के पास ये क्षमता है कि वो एस कक्षक और पी कक्षक से ज्यादा फैला हुआ, यानी ज्यादा स्पेस में फैला हुआ पाया जाता है, ज्यादा जगहों तक फैला हुआ होता है और परमाणु की सतह से बाहर निकला हुआ होता है। तो इसमें ये सारे स्पेशल कैरेक्टर आते हैं। आप कहोगे सर कैसे? वो परमाणु की सतह से बाहर निकला हुआ तो क्या हो गया, क्या हो गया? तो आओ मैं बताता हूं। मान लीजिए ये परमाणु है और ये परमाणु की सतह है जो रिंग हमने बनाई है। ये अंदर आपके एस कक्षक हैं और ये आपके अंदर पी कक्षक हैं, ठीक है? तो एस और पी तो अंदर की ओर है, लेकिन जो डी कक्षक हैं, डी कक्षक जो कि डबल डंबल होते हैं, डी कक्षक जो हैं जो कि डबल डंबल होते हैं, वो परमाणु की सतह से बाहर निकले हुए हैं। निकाल दीजिए बाहर, निकालिए बाहर इनको, निकालिए। डबल डंबल शेप होता है, बनाइए डबल डंबल, बनाइए, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ये सब डी कक्षक है। तो डी कक्षक परमाणु की सतह से कहां है, बाहर की ओर है, ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं। इससे क्या होगा कि अगर बाहर से कोई भी अणु या परमाणु आएगा, बाहर से कोई भी अणु या परमाणु जुड़ने के लिए आएगा, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए आएगा, तो सबसे पहले वो अणु या परमाणु किसको प्रभावित करेगा? किसके पास सबसे पहले आएगा? एस और पी के पास आएगा? नहीं, सबसे पहले आएगा वो डी कक्षक के पास। तो ज्यादातर चांस है कोई डी कक्षक से जुड़ेगा, तो ज्यादातर चांस डी कक्षक से जुड़ने का है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा यौगिक बनेंगे। एक और बात, बाहर निकला हुआ डी कक्षक क्या करेगा? मान लीजिए कि कोई आ नहीं रहा है, मान लीजिए यहां पर क्लोरीन नाम का कोई चीज है, ठीक है? तो ये बाहर निकला हुआ डी कक्षक बाहर की ओर है, तो इस क्लोरीन को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल प्रभावित करेगा।
तो अगर कोई अणु या परमाणु जुड़ने के लिए आ रहा है तो सतह पर निकला हुआ डी कक्षक सबसे पहले उनसे प्रभावित होगा, सबसे पहले बाहर से आने वाले अणु या परमाणु उसी से जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि सतह पर वही है, वही उनसे टकराएगा। इससे उसको डी कक्षक को डी कक्षक रखने वाले संक्रमण तत्वों को बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। और जो डी कक्षक सतह पर बाहर की ओर निकले हैं, बाहर की ओर रहने वाले परमाणुओं को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी अपने चारों ओर के परिवेश में, उस डी कक्षक के चारों ओर के परिवेश में जो भी अणु या परमाणु उनको प्रभावित करते हैं, यानी उन पर अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण लगाते हैं। और उन अणु या परमाणुओं के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित भी कौन होगा, कौन होगा? अच्छा, आपके द्वार पर आप घर के अंदर सोते हैं, आप बच्चे हैं तो घर के अंदर सोते हैं, आपके पिताजी अंदर सोते हैं, माताजी अंदर सोती हैं, ठीक है, सब लोग अंदर सोते हैं। लेकिन जो आपके दादाजी हैं वो घर के बाहर सोते हैं। तो अगर कोई बाहर से आएगा तो सबसे पहले आक्रमण कौन झेलेगा, कौन प्रभावित होगा, कौन प्रभावित होगा बताइए? आप, पिताजी, माताजी? नहीं ना, कौन प्रभावित होंगे? दादाजी, क्योंकि दादाजी बाहर हैं। दादाजी कहां हैं? बाहर हैं। वो प्रभावित होंगे उस चोर से, डकैत से, जो भी हो, वो उससे प्रभावित होंगे। तो जो सतह पर बाहर की ओर निकला रहता है वो अपने आसपास के परिवेश से सबसे पहले प्रभावित होता है, एक बात। दूसरी बात, अपने आसपास के परिवेश को वो प्रभावित करता भी है। जैसे मान लीजिए कुकुर आ रहा है तो कौन उठ के मारेगा? आप घर में से आइएगा, कौन उस कुत्ते को प्रभावित करेगा, कौन मारेगा? जो बाहर है वही तो। यानी डी कक्षक परमाणु की सतह से जो बाहर निकला है, इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि वो डी कक्षक अपने आसपास के परिवेश में रहने वाले अणु या परमाणु से प्रभावित भी हो रहा है और अपने आसपास के परिवेश में रहने वाले अणु और परमाणुओं को प्रभावित भी कर रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ जुड़ने के चांसेस, मौका ज्यादा मिलते हैं। इस बेनिफिट की वजह से उसमें स्पेशल गुण पाए जाते हैं। तो डी कक्षक के अंदर स्पेशल गुण के पाए जाने का कारण यही है, एक कारण। अभी एक कारण बताया, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कारण आपको पढ़ाया जाता है लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता, जबकि ये भी चीज एनसीईआरटी में दिया है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में बात दिया हुआ कि एस और पी कक्षक की अपेक्षा डी कक्षक ज्यादा प्रक्षिप्त होते हैं। प्रक्षिप्त मतलब फैले हुए, बाहर निकले हुए परमाणु की सतह से, जिसकी वजह से वो अपने परिवेश द्वारा ज्यादा प्रभावित होते हैं, परिवेश के अणु और परमाणुओं से, और खुद अणु और परमाणुओं को प्रभावित भी करते हैं, जिससे कि उनसे जुड़ने की चांसेस बढ़ती है। इसलिए उनके स्पेशल गुण होंगे ही होंगे, उनके नहीं होते किन के होंगे? और दूसरा कारण है बच्चा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, आप इसको याद रखिएगा। दूसरा कारण है डी कक्षक का आंशिक रूप से भरा होना। डी कक्षक जो पूरा नहीं भरा रहता है, अधूरा भरा रहता है, डी कक्षक में कुछ स्थान खाली रहते हैं, यानी डी कक्षक का आंशिक रूप से भरा होना, डी कक्षक का आंशिक रूप से भरा होना भी संक्रमण तत्वों में, संक्रमण तत्वों के अंदर विशेष गुण लाने का काम करता है। कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लीजिए डी कक्षक है, तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरिए। मान लीजिए हम 6 को इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 6 को इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 4 को जगह भी बाकी है। आप कहेंगे सर कहाँ कहाँ बाकी है, दिखा दीजिए। एक यहाँ बाकी है, एक यहाँ बाकी है, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 जगह बाकी है। यानी ये आंशिक रूप से भरा हुआ है। आंशिक रूप से भरा होने के कारण क्या होगा, इसके पास जगह है, इसके पास जगह है तो ये उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकता है। इसके पास जगह है तो ये उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकता है। उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन करेगा? जो दूसरे को अपनी सतह पर जुड़ने के लिए स्थान देगा। उत्प्रेरक की तरह काम कौन करेगा? जो दूसरे को अपनी सतह पर जुड़ने के लिए क्या देगा? स्थान देगा, खाली जगह देगा। तो इसके पास खाली जगह है कि नहीं है? हाँ सर है, आंशिक रूप से भरे होने के कारण इसके पास खाली जगह है, तो ये किसी को भी अपने खाली जगह पर जुड़ने का मौका देगा और जुड़कर क्या करेगा, उसमें वो डी कक्षक जो मौका दिया अपने खाली जगह पर जुड़ने के लिए दूसरे को, उसके लिए वो उत्प्रेरक का काम करेगा। तो डी कक्षक का आंशिक रूप से भरे होने के कारण वो उत्प्रेरक बन गया कि नहीं बन गया? डी कक्षक के आंशिक रूप से भरे होने के कारण डी का इलेक्ट्रॉन
निम्न से उच्च डी कक्षक में जाता है, जिसकी वजह से डीडी संक्रमण होता है, जिसकी वजह से उसमें रंगीन यानी उसमें रंग आते हैं, यानी रंगीन होने के पीछे भी आंशिक रूप से डी कक्षक का भरा होना है कि नहीं है? ये दोनों विशेष कैरेक्टर थे कि नहीं डी संक्रमण तत्व के? तो किसकी वजह से? आंशिक रूप से डी कक्षक के भरने के कारण। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? एक से अधिक होती है, उसके पीछे भी कारण है आंशिक रूप से डी कक्षक का भरा होना। आंशिक रूप से डी कक्षक भरा होता है तो ऑक्सीकरण अवस्था काफी ज्यादा निकल कर आती है। और ये जो प्रक्षिप्त है, फैला हुआ है बाहर की ओर, इसकी वजह से क्या होता है? बाहर से आने वाले लिगैंड से आसानी से ये जुड़ जाता है सबसे पहले, और लिगैंडों से जुड़कर संकुल यौगिक यानी उससे संलयन यौगिक बनाता है। यानी प्रक्षिप्त होने की वजह से इसने संकुल यौगिक बनाने का गुण ला दिया। बाहर की ओर निकलने की वजह से, सतह पर फैलने की वजह से ये आसानी से लिगैंडों से जुड़ते हैं, सबसे पहले यही टकराते हैं, जिससे संकुल यौगिक बनाते हैं। तो संकुल यौगिक बनने का कारण यहाँ से आ गया, ये स्पेशल गुण संकर तत्व में। उत्प्रेरक बनने का कारण है कि खाली जगह का होना, रंगीनियत का कारण है खाली जगह का होना, ऑक्सीकरण अवस्था एक से अधिक होने का कारण है खाली जगह का होना। तो देखिए, तो ये सारे गुण जो मैंने आपको बताए कि इसमें स्पेशल गुण है, ये पांचों। अनुचुंबकीय व्यवहार का मतलब है कि खाली जगह का होना। अगर आप में खाली जगह है तो आप में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आपके अंदर अनुचुंबकीय व्यवहार आएगा। तो ये जो पांचों गुण है किसी भी संक्रमण तत्व के अंदर, ये जो स्पेशल 5 गुण है, और भी स्पेशल गुण होते हैं संक्रमण तत्व के, और भी विशेष गुण होते हैं, हमने 5 ही लिखे हैं। इन 5 गुणों के पीछे कारण क्या है? एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था के पीछे है आंशिक रूप से डी कक्षक का भरा होना, आंशिक रूप से रंगीन होने के पीछे भी कारण आंशिक रूप से डी कक्षक का भरा होना, अनुचुंबकीय व्यवहार के पीछे भी कारण आंशिक रूप से डी कक्षक का भरा होना, उत्प्रेरक की तरह कार्य करने के पीछे भी कारण आंशिक रूप से डी कक्षक का भरा होना, और लिगैंड से जुड़कर संकुल यौगिक के पीछे कारण है कि डी कक्षक का सतह पर, परमाणु की सतह पर बाहर की ओर निकले होना और फैले होना, जिसकी वजह से वो आसानी से सबसे पहले लिगैंड से जुड़कर जटिल यौगिक बनाता है। ये दोनों कारण मिलकर संक्रमण तत्व को क्या करते हैं? विशेष गुण देते हैं। ओके, एक और चीज, अगर डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए हैं, डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए हैं, आंशिक रूप से, तो इसके कारण क्या होता है कि संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व के यौगिक का अध्ययन बहुत ही स्पेशल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डी कक्षक के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व के यौगिकों में बहुत ही अलग तरह के गुण दिखने लगते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के गुण दिखते हैं। जो गुणों की व्याख्या मैंने यहाँ पर की है कि गुण की अलग अलग तरह के गुण दिखने लगते हैं बच्चों, इसलिए संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्वों के यौगिकों का अध्ययन स्पेशल बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्वों के यौगिकों का अध्ययन एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों से अलग क्यों है, कोई आपसे पूछे कि डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन, संक्रमण तत्वों का अध्ययन या उसके यौगिकों का अध्ययन एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों से अलग क्यों है, तो माय डियर स्टूडेंट इसके आंसर क्या देंगे? सबसे पहले तो आप जानिए कि एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं मुख्य वर्ग के तत्व, मुख्य वर्ग के तत्व बोलते हैं, या मुख्य समूह के तत्व। आज के बाद से याद रखिएगा, मुख्य समूह के तत्व बोलते हैं इनको। अगर आज के बाद से तुमने कहीं पढ़ा कि लिखा है कि मुख्य समूह के तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व, तो इसका मतलब यह है कि वो एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों की चर्चा कर रहा है। एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों को ही मुख्य वर्ग के तत्व या मुख्य समूह के तत्वों के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व और उसके यौगिकों का अध्ययन मुख्य वर्ग के तत्वों से यानी एस और पी ब्लॉक के तत्वों से अलग क्यों है, स्पेशल क्यों है? तो कारण है कि संक्रमण तत्वों के अंदर क्या होता है, जो डी कक्षक होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप से भरे होने के कारण और डी कक्षक के प्रक्षिप्त रूप होने के कारण, बहुत ज्यादा एरिया में फैलने के कारण और बाहर की ओर निकलने के कारण क्या होता है, डी कक्षक के बाहर की ओर निकलने या डी कक्षक के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण तत्वों में बहुत ही अलग तरह के कैरेक्टर आते हैं। इसलिए संक्रमण तत्वों के यौगिकों का अध्ययन मुख्य वर्ग के तत्व यानी एसएमपी ब्लॉक के तत्वों से बिल्कुल अलग होता है। यह भी एनसीईआरटी में दिया है, पहला पेज में ही दिया है, पढ़ लेना, एकदम फर्स्ट पेज में नीचे की ओर दिया है, जरूर पढ़ना। वहां लिखा है कि संक्रमण तत्व और उसके यौगिकों का अध्ययन मुख्य वर्ग के यानी मुख्य वर्ग के तत्व लिखा हुआ है, एसएमपी नहीं लिखा है। मैं आपको बता दिया हूं कि मुख्य वर्ग के तत्व का मतलब होता है एसएमपी ब्लॉक के तत्व में उसके यौगिक। तो लिखा है कि संक्रमण तत्वों के
संकर तत्व एवं संकर तत्वों के यौगिकों का अध्ययन मुख्य वर्ग के तत्वों से बिल्कुल अलग होता है। कारण आप समझ गए क्यों अलग होता है, क्योंकि उसका डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है और डी कक्षक का नेचर होता है कि वो प्रक्षिप्त होता है, यानी बाहर की ओर फैला होता है, निकला होता है। इन सब कारणों की वजह से संकर तत्वों के यौगिकों का अध्ययन मुख्य वर्ग के तत्वों से बिल्कुल अलग और स्पेशल होता है, अलग ही होना चाहिए, नो डाउट। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, अगली टॉपिक क्या है, आइए अगली टॉपिक बताते हैं। अगली टॉपिक है कि जो मुख्य समूह के तत्व हैं, मुख्य समूह के तत्व, मुख्य समूह के तत्व कौन है बच्चों, एस एवं पी ब्लॉक के तत्व। तो जो मुख्य समूह के तत्व हैं बच्चों, उनमें अगर तुम समानता देखोगे कि मुख्य समूह यानी एस ब्लॉक के तत्वों में या पी ब्लॉक के तत्वों में समानता देखोगे कि समानता किधर ज्यादा मिल रही है, तो मुख्य समूह के तत्वों में समानता ज्यादा वर्ग में मिलती है, यानी ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में मिलती है। वर्ग में समानता समानता अधिक होती है। वर्ग कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर को लिख दो, अंग्रेजी में सबसे बढ़िया रहेगा वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल। वर्ग वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो ध्यान दो, मुख्य समूह के जो तत्व हैं एस एवं पी ब्लॉक के तत्व, उनमें जो समानता होती है वो वर्ग में ज्यादा होती है। उनमें समानता कहाँ ज्यादा होती है, वर्ग में। वर्ग मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर उनके तत्वों में समानता देखने को मिलती है, यानी जो गुण ऊपर वाले तत्व का वही गुण नीचे वाले तत्वों का है। ज्यादातर समानता इनकी वर्ग में समानता पाई जाती है। तो मुख्य समूह के तत्वों की समानता वर्ग में पाई जाती है। अच्छा, आवर्त में इनकी समानता होती है क्या, मुख्य समूहों के तत्वों की आवर्त में समानता होती है क्या। आवर्त कैसा होता है बच्चा, आवर्त होता है क्षैतिज, ऐसे ऐसे होता है। तो आवर्त कैसा होता है, क्षैतिज। वर्ग कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर। आवर्त होता है क्षैतिज, ऐसे होता है। तो मुख्य समूह के तत्वों में, जो मुख्य समूह के तत्व होते हैं उनमें आवर्तों में यानी क्षैतिज रूप से, क्षैतिज लाइन में, क्षैतिज रेखा में समानता बहुत कम पाई जाती है। मुख्य समूह के तत्वों में आवर्त यानी क्षैतिज रूप में समानता बहुत कम होती है, समानता बहुत कम होती है। अभी तक आपने क्या सीखा कि जो मुख्य समूह के तत्व है एस एवं पी ब्लॉक के तत्व, उनमें अगर समानता देखनी है कि एक एस ब्लॉक के तत्व से दूसरे एस ब्लॉक के तत्व के गुण मैच कर रहे हैं, तो वो ऊर्ध्वाधर मैच करेंगे, यानी वर्ग में मैच करेंगे, यानी वर्गों में इनमें समानता मिलती है। लेकिन क्षैतिज, आवर्त, आवर्त ऐसे क्षैतिज, क्षैतिज में इनमें समानता बहुत कम होती है। लेकिन इसके उलट आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, इसके उलट आपको एक चीज देखने को मिलेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है माय डियर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसके उलट मैं आपको एक बात बताता हूं, डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है, या संक्रमण तत्व बोलो, उनमें क्या होता है। तो माय डियर, डी ब्लॉक के तत्वों में जो गुणों की समानता होती है, गुणों की समानता, समानता डी ब्लॉक के तत्वों में गुणों की समानता क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में यानी आवर्त में, क्षैतिज रूप को क्या बोलते हैं, आवर्त, आवर्त में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। यानी क्या सीखे अभी, मुख्य वर्ग के तत्वों में क्या सीखे थे कि आवर्त में यानी क्षैतिज रूप में समानता बहुत कम होती है, उनकी समानता वर्ग में, ऊर्ध्वाधर में ज्यादा होती है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्वों में गुणों की समानता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, क्षैतिज रूप में यानी आवर्त में। इधर ऐसे लेफ्ट टू राइट चलोगे, लेफ्ट टू राइट चलोगे, तो लेफ्ट टू राइट में जो जितने भी तत्व मिलेंगे डी ब्लॉक के, उनमें गुणों में समानता होगी, गुणों में समानता होगी, नो डाउट। ज्यादातर तो बताइए डी ब्लॉक के तत्वों में गुणों में समानता किधर पाई जाती है, क्षैतिज रूप में। डी ब्लॉक के तत्वों में गुणों की समानता क्षैतिज रूप में होती है, क्षैतिज समानता होती है बच्चों। कौन सी समानता होती है, क्षैतिज, आवर्त में समानता देखने को मिलती है। अब देखिए ना, एक लिखता हूं, जैसे 3D से लिखो, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe,
कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये 3D श्रेणी, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। कोई भी श्रेणी के तत्व याद होना हो, 3D श्रेणी के तत्व याद होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ क्षैतिज, क्षैतिज जैसे होता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों में क्षैतिज रूप में जब चलेंगे, स्कैंडियम से टिटानियम, टिटानियम से वैनेडियम, इस तरह से जब चलेंगे तो इनके गुणों में ज्यादा समानता मिलेगी। यानी क्षैतिज रूप में डी ब्लॉक के तत्वों में अधिकतम समानता पाई जाती है। लेकिन जब उसमें ऊर्ध्वाधर चलोगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो उसमें समानता, यानी ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, वर्ग, वर्ग में समानता, वर्ग में समानता, समानता डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो कुछ सीखे, उल्टा है कि नहीं रिलेशन। एस एवं पी ब्लॉक के तत्व, जिसको कि मुख्य समूह के तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व कहते हैं, उनमें क्षैतिज समानता नहीं है। क्षैतिज चलोगे एस ब्लॉक में तो समानता नहीं है, ठीक है ना। क्षैतिज में कौन पड़ता है एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में क्षैतिज में पड़ता है सोडियम के बाद मैग्नीशियम, सोडियम का मैग्नीशियम। तो सोडियम और मैग्नीशियम का कैरेक्टर बहुत हद तक नहीं मैच करता, क्योंकि क्षैतिज रूप में है। और एस ब्लॉक के तत्व या पी ब्लॉक के तत्वों में क्षैतिज रूप में समानता ज्यादा नहीं पाई जाती। यानी एस ब्लॉक के तत्वों में क्षैतिज समानता नहीं है, पी ब्लॉक के तत्वों में क्षैतिज समानता नहीं है। उसमें कौन सी समानता है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर समानता है, वर्ग में समानता है। यानी आप सोडियम के नीचे चल जाओ पोटेशियम मिलेगा, हाँ, सोडियम के ऊपर चल जाओ लिथियम मिलेगा। ये देखिए ऊपर से नीचे आने पर इनमें समानता है, वर्ग समानता है मुख्य वर्ग के तत्वों में, मुख्य समूह के तत्वों में, लेकिन क्षैतिज समानता ना के बराबर है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों में क्या है, यानी संकर तत्वों में क्या है, क्षैतिज समानता है, ऊर्ध्वाधर रूप में समानता नहीं है। यानी माय डियर स्टूडेंट, डी ब्लॉक के तत्व क्षैतिज रूप में जाओगे ऐसे तो उनके गुण आपस में मैच करेंगे, लेकिन ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे आओगे तो गुण तो मैच करेंगे लेकिन बहुत कम। क्षैतिज में सबसे ज्यादा गुणों में समानता होती है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा मेरे से कि सर आप इसका कारण बता सकते हैं। बाबू एनसीईआरटी में कारण नहीं दिया, लेकिन मैं आपको कारण बता सकता हूं। एनसीईआरटी में खाली ये बात दिया है, आप पढ़िएगा एनसीईआरटी सेकंड पेज पर, ठीक है ना। एक पेज पलटने के बाद तो आप उस पर देखेंगे लिखा है इस बात को कि मुख्य वर्गों में की तुलना में क्षैतिज समानता डी ब्लॉक के तत्व या संकर तत्वों में अधिक होती है। यानी डी ब्लॉक के तत्वों में या संकर तत्वों में क्षैतिज समानता अधिक होती है और वर्ग में कुछ समानता होती है, यानी वर्ग में समानता होती है लेकिन बहुत कम। समझे, तो मैंने डिटेलिंग करके समझा दिया उस पॉइंट को। लेकिन आप कारण जानना चाहते हैं तो आइए, कारण जानने के लिए 5 मिनट दीजिए, उसको भी समझा देते हैं। आइए ध्यान दीजिए, देखिए कोई भी तत्व का रासायनिक गुण पाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। किसी भी तत्व का रासायनिक गुण पाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है बच्चों। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए आप सोडियम का लिखिए तो और मैग्नीशियम का लिखिए। सोडियम मैग्नीशियम एस ब्लॉक के तत्व हैं, कोई दिक्कत नहीं, एस ब्लॉक के तत्व हैं, ध्यान दीजिए। तो सोडियम और मैग्नीशियम एस ब्लॉक के तत्व है माय डियर स्टूडेंट। तो ये एस ब्लॉक के तत्व में कौन सा है, क्षैतिज रूप में है ये। और एस ब्लॉक के तत्व में क्षैतिज रूप में समानता बहुत ही कम होती है, क्षैतिज रूप में है ये। तो देखते हैं समानता इनमें क्यों नहीं है। तो देखिए सोडियम का लिखिएगा तो आएगा 2,8,1, ऐसे ही लिख लो, वैसे ये 10th मॉडल है। और मैग्नीशियम का आएगा 2,8,2, राइट। या आप 12th मॉडल लिखना चाहते हैं तो काटिए, लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। और मैग्नीशियम का लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए किसी भी तत्व का रासायनिक गुण बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। अब देखिए सोडियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यानी जब हम क्षैतिज रूप में इस ब्लॉक के तत्वों में जाते हैं तो बाह्यतम कक्षा में सबसे बड़ी कक्षा इसमें कौन है, 3 है, इसमें बड़ी कक्षा 3 है। तो सबसे बाह्यतम कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है। और बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन बदल गया, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलेगी तो गुण बदल जाएंगे।
बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदले तो गुण बदल जाएगी बच्चों, क्योंकि किसी भी तत्व का रासायनिक गुण बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन जहां बदला कि गुण बदल जाएगा। तो यहाँ बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम में 1, मैग्नीशियम में कितने हैं? 2। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बदल गए तो इनके गुण बदल गए, यानी इनके गुण मैच करने वाले नहीं है। इसलिए एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के तत्वों में, क्योंकि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्षैतिज रूप में जब हम बढ़ते हैं तो बदलते चले जाते हैं, इसलिए इनके गुण आपस में क्षैतिज रूप में यानी आवर्त में चलने पर मैच नहीं करते। आ जाओ डी ब्लॉक का तो मैच करते हैं। आओ डी ब्लॉक का चेक कर लेते हैं। एक एग्जांपल डी ब्लॉक का लेके चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर ही कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऊपर कर देते हैं। डी ब्लॉक का चेक करो। चलो डी ब्लॉक का लिखो क्षैतिज में 2-4 को। डी ब्लॉक के क्षैतिज में देखो स्कैंडियम है, टिटानियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है। चलिए ये 3 को लिखे, ये 3 क्षैतिज लिखे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लिखिए स्कैंडियम का क्या हो गया? AR। ये क्षैतिज हैं, ये ऐसे होते हैं, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, ये क्षैतिज रूप में है। हम भले ऐसे लिख दिए हैं तो ये क्षैतिज रूप में है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के पता लगे कि इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके भी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं सबसे बाह्यतम कक्षा में, तो इनके भी रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, ये मैच नहीं करेंगे। लेकिन हमने पहले ही बता दिया है कि इसके क्षैतिज रूप में गुण मैच करते हैं, इसका मतलब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहां बदलने वाले नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं। AR के बाद हो जाएगा 3D1 4s2, यहां हो जाएगा AR 3D2 4s2, वैनेडियम का हो जाएगा AR 3D3 4s2। अब यहां देखिए तो आप लोग ध्यान देके देखिए, यहां पर बाह्यतम कक्षा चौथी कक्षा है, तो बाह्यतम कक्षा में स्कैंडियम के बाह्यतम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और टिटानियम के भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और वैनेडियम के भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी किसी भी डी ब्लॉक की श्रेणी में आप जब क्षैतिज रूप में जाते हैं तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम रहते हैं, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन सेम तो रासायनिक गुण भी सेम, इसलिए इनके क्षैतिज रूप में गुण मैच करते हैं। तो सर स्कैंडियम से टिटानियम जाने पर स्कैंडियम का 21, टिटानियम का 22, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं डी कक्षक में, जो कि अंदर होता है, बाहर नहीं होता। डी कक्षक कहाँ होता है? अंदर होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो अंदर वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रासायनिक गुणों पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके डी ब्लॉक के तत्वों में जैसे जैसे हम क्षैतिज में आगे बढ़ते हैं, स्कैंडियम से टिटानियम, टिटानियम से वैनेडियम, इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो डी कक्षक में जाते हैं, और डी कक्षक अंदर होता है, यानी बाह्यतम कक्षा में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, जिसकी वजह से डी ब्लॉक के तत्वों में क्षैतिज रूप में क्या करता है? गुण आपस में मैच करता है, क्षैतिज में गुणों में समानता पाई जाती है, क्योंकि गुण किस पर निर्भर करते हैं? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, और क्षैतिज में जाने पर स्कैंडियम से टिटानियम वैनेडियम जाने पर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बदल नहीं रहे, 2 ही हैं। जब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहे हैं तो गुण कैसे बदल जाएंगे? गुण वही रहेंगे, सेम रहेंगे, एक दूसरे से मैच करेंगे, इसलिए इसमें क्षैतिज में समानता पाई जाती है। बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? अंदर के डी कक्षक में, तो अंदर के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डी ब्लॉक या संकरण तत्वों में क्षैतिज में गुणों की समानता देखने को मिलती है। कैसा लगा आपको लेक्चर? मुझे पूरा आशा है कि अच्छा लग रहा होगा, बेहतर लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, पूरा वीडियो देखिए। अब मैं आपके सामने एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, जिसका तुरंत मैं सॉल्यूशन दे देता हूं, और इसके बाद से इस सेशन को ऑफ कर दिया जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? तो इसके आंसर मैं देता हूं। स्कैंडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो आएगा AR 3D1 4s2, तो लिख देना कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल अवस्था में देखने से पता चलता है कि उसका डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी उसके डी कक्षक खाली हैं, और डी कक्षक अगर खाली हैं तो संक्रमण तत्व तो होगा ही होगा। लेकिन जिंक संक्रमण तत्व इसलिए नहीं है क्योंकि जिंक की मूल अवस्था में उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है AR
3d10 4s2, तो मूल अवस्था में इसके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, और संक्रमण तत्व के लिए खाली मूल अवस्था नहीं, ऑक्सीकरण अवस्था भी चेक करना पड़ता है। और इसके ऑक्सीकरण अवस्था Zn2+ को जब हमने चेक किया तो उसमें क्या आया, Ar3d10, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो छोड़ दीजिए, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है Zn2+, उसमें भी इसके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। इसलिए चूंकि जिंक के मूल अवस्था में भी और ऑक्सीकरण अवस्था में भी दोनों में चेक करने पर इसके डी कक्षक D10 पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसलिए जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं है, जबकि स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, क्योंकि इसकी मूल अवस्था में डी कक्षक खाली हैं और पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसलिए स्कैंडियम एक क्या है संक्रमण तत्व है। एक क्वेश्चन ये दिया है, एक क्वेश्चन और दिया है कि Ag यानी सिल्वर की मूल अवस्था में डी कक्षक पूर्ण यानी D10 रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं, फिर भी यह संक्रमण तत्व है, कैसे? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि सिल्वर की जो मूल अवस्था है उसमें तो उसके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, फिर भी ये संक्रमण तत्व कैसे है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? मैंने कल वाला लेक्चर बहुत जबरदस्त मैंने समझाया था संक्रमण तत्व को लेकर, वो लेक्चर जरूर देखिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। आप लिखिएगा कि संक्रमण तत्वों को पता लगाने के लिए सिर्फ हम मूल अवस्था नहीं चेक करते, मूल अवस्था के अलावे ऑक्सीकरण अवस्था भी चेक करते हैं। तो जब हम चांदी के यानी सिल्वर के ऑक्सीकरण अवस्था को चेक करते हैं तो सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है Ag+ और Ag2+। ठीक है, लिखना कि सिल्वर की 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है सामान्यतः Ag+ और Ag2+। तो Ag+ की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है क्रिप्टन Kr4d10, और जो Ag2+ का होता है वो होता है क्रिप्टन 4d9। ठीक है, ये आप लोग लिख के देख लीजिए, देखिए यहां से दिख रहा है, Ag का लिख के दिखा देता हूं। Ag का होता है क्रिप्टन 4d10 5s1, ये होता है Ag का। तो Ag+ लिखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का निकाल लिए, और Ag2+ लिखोगे तो 1 यहाँ का और 1 इसमें का निकाल लिए, तो 4d9। तो लिखना कि भले ही सिल्वर की मूल अवस्था में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हो, D10 रूप में हो, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में जो कि Ag+ और Ag2+ होती है, इसमें जो Ag2+ वाली ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें डी कक्षक आंशिक रूप से क्या है, खाली है, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। इसलिए इस ऑक्सीकरण अवस्था में इसके डी कक्षक के अपूर्ण भरे होने के कारण सिल्वर एक संक्रमण तत्व है। ये आंसर आप लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका आज का लेक्चर समाप्त हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा, नॉलेज अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और क्या आपके फीलिंग्स है वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।